नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिस कहानी पे कोई विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन इस पे विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि इस कहानी ने अपने आप को प्रूफ किया है। इस कहानी पे रिसर्च हो चुकी है, ना सिर्फ इंडिया की यूनिवर्सिटी बल्कि वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी ने भी इस पे रिसर्च की है और 53 प्रूफ्स के साथ अपने आप को प्रूफ किया है। ये कहानी है सुमित्रा की। मैं बताती हूँ कि सुमित्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन पहले मैं आपको सुमित्रा से मिलवाती हूँ। सुमित्रा कौन है? सुमित्रा का जन्म 1968 में अहमदाबाद में हुआ। सुमित्रा की माँ 11 साल की उम्र में ही मर गई थी, इसलिए सुमित्रा का पालन पोषण उसके ताऊजी ने किया क्योंकि उसके पिता को कमाने के लिए अहमदाबाद वापस जाना पड़ा था। सुमित्रा जो थी वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। सुमित्रा का जन्म 1968 में अहमदाबाद में हुआ था। जब वो 11 वर्ष की थी तभी उसकी माँ गुजर गई और पिता को बाहर कमाने जाना पड़ा, इसलिए उसका पालन पोषण उसके ताऊजी ने किया। जब वो 17 साल की हुई तो उसकी शादी इटावा के शरीफपुरा गांव में जगदीश सिंह के साथ कर दी गई। शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। शादी के कुछ समय बाद सुमित्रा को एक बच्चा भी हुआ। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती थी और हमेशा उसके अपने आसपास ही अपने बच्चे को रखा करती थी। यहाँ तक कि जब वो घर के कुछ काम भी किया करती थी तब भी अपने बच्चे को अपने पास ही रखा करती थी। क्योंकि बचपन में उसे माँ का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो अपने बेटे को माँ का प्यार देना चाहती थी। सुमित्रा अपने बच्चे के साथ घर के सारे काम करती रहती थी। इसी तरह वो रोज की तरह एक दिन गांव में पानी भरने के लिए गई, क्योंकि गांव की सारी औरतें उस समय पानी भरने कुएं पे जाया करती थी। इसलिए सुमित्रा भी अपने बच्चे को लेके गांव में कुएं पे पानी भरने गई। पानी भर के वो वापस आ ही रही थी, उसने अपने बच्चे को अपने पास रख रखा था, अपनी गोदी में रख रखा था। इतनी ही देर में उसे देख के लोग डरने लगे। जब लोगों ने देखा तो सुमित्रा का एक हाथ ऊपर था, उसकी उंगलियां पीछे की ओर मोड़ी हुई थी और वो अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज निकाल रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, गोल गोल घूम रही थी। उसको देख के आसपास के लोग बहुत डर गए, यहाँ तक कि उसने इतनी तेज अपने बच्चे को दबाया कि उसके दबने की वजह से बच्चा रोने लगा, लेकिन सुमित्रा को होश नहीं आ रहा था। कुछ समय तक सुमित्रा इसी हालत में रही। लोग उसे देखते तो रहे लेकिन उसकी मदद करने नहीं गए क्योंकि लोग भी डरे हुए थे। कुछ समय बाद जब सुमित्रा को होश आया तो उसने अपने आप को लोगों से घिरा हुआ पाया और उसका बच्चा काफी तेज रो रहा था। वो सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे को चुप कराने लगी और ऐसे ही दूसरों को देखते हुए अपने घर पहुंच गई। धीरे धीरे ये बात उसके घर तक भी पहुंची कि सुमित्रा के साथ ऐसा कुछ गांव में हुआ था। कुछ दिन बीत गए, समय पार हो गया। अचानक से एक दिन वो घर पे काम कर रही थी और उसके साथ दोबारा यही घटना हुई और उसके दोनों हाथ ऊपर हो गए, उंगलियां पीछे की तरफ, आंखें बड़ी बड़ी और मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। ये देख के उसकी सास डर गई और उसने अपने पति को बुलाया। लोग इकट्ठे हुए लेकिन लोग कर क्या सकते थे, कुछ नहीं सिवाय देखने के। थोड़ी देर बाद सुमित्रा नॉर्मल हो गई, लेकिन सुमित्रा को अब ये समझ में आने लगा कि वो जब इस कंडीशन में होती है तो शायद वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो अपने बच्चे को थोड़ा दूर ही रखती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और उसके साथ ये फिर हुआ। ये तीसरी बार था जब उसके साथ इस तरह का कुछ हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। और जब ये तीसरी बार हुआ तो उसके दोनों हाथ ऊपर थे, उंगलियां पीछे की तरफ थी, आंखें गोल गोल घूम रही थी और इस बार वो कुछ बोल रही थी जो लोगों ने सुना और सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि सुमित्रा कह रही थी कि आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये सुन के उसके पति की हालत खराब हो गई। सब चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। सब डर गए और सुमित्रा कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई। जब सुमित्रा होश में आई तो उसने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ। तब सुमित्रा के पति ने डरते हुए ये बताया, क्योंकि बताना तो जरूरी था, और उसने डरते हुए बताया कि जब तुम्हारी ऐसी हालत थी तो तुम ये कह रही थी। सुमित्रा को भी डर लगा क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए बहुत डरती थी, तो उसने 3 दिन तक पूरी सावधानी बरती कि किसी तरीके से उसको कोई चोट ना लगे, किसी तरीके से उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए या किसी तरीके से कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि उसकी जान चली जाए।
सब लोग उसका साथ दे रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे ताकि उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो। सुमित्रा को जब तीसरी बार अटैक पड़ा था तो उस दिन की तारीख थी 16 जुलाई 1985, और जब सुमित्रा को पहली बार अटैक पड़ा था उस दिन की तारीख थी 19 मई 1985, और जिस दिन सुमित्रा ने प्रिडिक्ट किया था कि वो मर जाएगी उस दिन तारीख थी 19 जुलाई 1985। तो जैसे ही 19 जुलाई आई तो सुमित्रा थोड़ा डर गई और परिवार वाले भी डर गए। उस दिन सुमित्रा अपने घर से बाहर नहीं निकली, कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में ही रही। जैसे ही दिन गुजर गया तो सुमित्रा का डर भी थोड़ा कम हो गया और सुमित्रा अपनी सहेली से बात करने के लिए दरवाजे पे आ गई। सुमित्रा अपनी सहेली से बातचीत कर रही थी, हालचाल ले रही थी और बातें कर रही थी। इतने में ही थोड़ी देर में सुमित्रा बोलते बोलते चुप हो गई और पत्थर की तरह खड़ी हो गई। अब की बार उसके हाथ ऊपर नहीं थे, ना ही उसकी आंखें घूम रही थी, बस वो चुप हो गई और एकदम पत्थर बन गई। कुछ देर उसकी सहेलियों से बात करती रही, लेकिन जब सुमित्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने उसका नाम बुलाया, सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने सुमित्रा को हिलाया, लेकिन सुमित्रा हिली भी नहीं। तो उसकी सहेली डर गई और उसने जोर जोर से आवाज लगा के सुमित्रा के घर वालों को घर के बाहर बुलाया। सब लोग सुमित्रा की हालत देख के परेशान हो गए। सुमित्रा को अंदर ले जाया गया और वैद्य जी को बुलाया गया। जब वैद्य जी सुमित्रा के घर पहुंचे तो सुमित्रा को सब लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और वैद्य जी के आते ही सब साइड। वैद्य जी ने सुमित्रा को जांचा, कुछ समय लगाया और फिर वैद्य जी ने वो बात कही जिसको सुन के सबकी धड़कन रुक गई। वैद्य जी ने कहा, सुमित्रा की भविष्यवाणी सच हो गई, सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं। सारे घर में मातम का माहौल हो गया क्योंकि ये घटना बहुत अजीब थी। तो गांव वाले भी चाहते थे और घर वाले भी चाहते थे कि जल्द से जल्द सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। सुमित्रा के परिवार में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई और जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में एक सुहागन स्त्री को विदा किया जाता है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई सुमित्रा के साथ। लोग उसे तैयार करने लगे, लेकिन तभी एक औरत चिल्लाती हुई बाहर आई, दूसरी औरत भी चिल्लाती हुई बाहर आई। वो बहुत डरी हुई थी दोनों ही, और ऐसा देखने के बाद, ऐसा माहौल देखने के बाद घर वाले तुरंत अंदर गए जहाँ पे सुमित्रा बैठी हुई थी, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही। सुमित्रा के पति ने उसके पास जाके उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा के पति की कोई भी बात सुमित्रा सुनना ही नहीं चाहती थी और सुमित्रा ये के मानने से भी इनकार कर रही थी कि मैं सुमित्रा हूँ। वैद्य जी को फिर बुलाया गया और वैद्य जी ने सुमित्रा को देखा और वैद्य जी ने कहा, ये चमत्कार है, सुमित्रा वापस आ गई। और जो इस समय सुमित्रा की हालत थी उसके बारे में वैद्य जी का कहना था कि सुमित्रा इतनी देर बाद उठी है, शायद उसकी वजह से उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और वो किसी को पहचान नहीं रही है, कुछ समय बाद सही हो जाएगी। घर वालों ने भी इस बात पे यकीन किया और उसके सही होने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन सुमित्रा की हालत में कोई सुधार नहीं है। सुमित्रा ना ही अपने बच्चे को पहचानती थी, ना ही अपने पति को, और ना ही अपने सास ससुर। यहाँ तक कि वो ये कहती थी कि वो सुमित्रा है ही नहीं। सुमित्रा जब से वापस उठी थी वो अपने आप को सुमित्रा नहीं मानती। और कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने एक लेटर लिखा और अपने पति को कहा कि ये लेटर पोस्ट कर दो। सुमित्रा के पति ने भी उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए वो लेटर पोस्ट कर दिया, क्योंकि सुमित्रा का पति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने वो लेटर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं समझी और उसे पोस्ट कर दिया। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों में सुमित्रा एक लेटर लिखती और अपने हस्बैंड को दे देती कि इसे पोस्ट कर दो। उसका हस्बैंड भी जाके उसे पोस्ट कर देता। ऐसे उसने कई लेटर लिखे और पोस्ट किए। ये सिलसिला जुलाई से अक्टूबर तक चलता रहा। अक्टूबर में एक आदमी जिसका नाम राम सिया त्रिपाठी था वो शरीफपुरा आया और उसने पूछा, क्या कोई ऐसा घर है जिसके घर में जगदीश सिंह नाम का कोई आदमी रहता है। गांव वाले इस कहानी से परिचित थे, तो गांव वाले
राम सिया त्रिपाठी को जगदीश सिंह के घर पहुंचा दिया। जब वहां वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, यहाँ से कोई लड़की मुझे लेटर लिखती है और बार बार लेटर में मुझे कुछ कुछ बातें कहती है। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। घर वाले ये तो जानते थे कि सुमित्रा लेटर लिखा करती है, लेकिन किसको लिखती है ये उन्हें नहीं पता। राम सिया त्रिपाठी जी ने अपना पूरा परिचय दिया और जब वो अपना परिचय दे रहे थे तभी सुमित्रा घर के किसी कोने में बैठे उनकी बातें सुन रही थी और सुमित्रा दौड़ के बाहर कमरे में आई और राम सिया त्रिपाठी को अपने गले लगा लिया। राम सिया त्रिपाठी को जैसे ही उसने गले लगाया वैसे ही राम सिया त्रिपाठी ने उसे अलग करते हुए कहा, कौन हो तुम? सुमित्रा ने जवाब दिया, पापा मैं आपकी बेटी हूं। राम सिया त्रिपाठी एक क्षण के लिए शॉक में चले गए। जब वो दोबारा बोली, मैं आपकी बेटी हूं शिवा, शिवा, मैं आपकी बेटी हूं शिवा। राम सिया त्रिपाठी ने जैसे ही शिवा का नाम सुना वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर तुम शिवा हो तो अपनी माँ का नाम बताओ। और सुमित्रा ने अपनी माँ का नाम भी बता दिया, यहाँ तक कि अपने चाचा का नाम भी बता दिया और अपने बच्चों का नाम भी बता दिया। जब राम सिया त्रिपाठी जी ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शिवा कैसे हो सकती है। इसकी शक्ल सूरत सब कुछ शिवा से अलग है, लेकिन ये जो बातें बोल रही है उनमें कुछ तो सच्चाई है। राम सिया त्रिपाठी जी अपने साथ एक बक्सा लाए थे। उस बक्से में वो एक परिवार का एल्बम लेके आए थे। उन्होंने वो एल्बम खोला और सुमित्रा के सामने रख दिया और सुमित्रा से कहा, पहचानो इसमें कौन कौन है। सुमित्रा ने एक एक करके सबको पहचान लिया, अपनी माँ, अपने पिता, अपने चाचा, अपने मामा, अपने बच्चे और एक औरत की तस्वीर पे हाथ रख के वो डरने लगी। राम सिया त्रिपाठी जी ने पूछा, इसे भी पहचानो, ये कौन है? तो सुमित्रा ने बहुत ही डरते हुए सहमी हुई आवाज में कहा, ये मेरी नंद है, इसने मेरे सर पे मार के मेरी जान ली। इतना कहने के बाद राम सिया त्रिपाठी को यकीन हो गया कि ये शिवा ही है और उन्होंने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया। अब मैं आपको शिवा से मिलवाती हूँ। शिवा कौन थी? शिवा दिव्यापुर में रहने वाली एक लड़की थी जिसका जन्म 1961 में हुआ था। इस लड़की का विवाह दिव्यापुर में हुआ था और ये जो राम सिया त्रिपाठी जी थे ये इसके पिता थे। शिवा की मृत्यु 19 मई 1985 में हुई थी। ये वही समय था जब से सुमित्रा को दौरे पड़ने शुरू हुए थे। शिवा की मृत्यु के पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ था। शिवा के एक चाचा जो दिव्यापुर में ही रहा करते थे, शिवा की मृत्यु के पहले शिवा से मिलने गए थे और शिवा ने उन्हें बताया था कि उसके ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं और मारने की धमकी देते हैं। दूसरे दिन जब शिवा के अंकल को ये पता चला कि शिवा नहीं रही और गांव वालों ने बताया कि रात के समय शिवा की बॉडी को उसके परिवार वाले ले जाके रेलवे ट्रैक पे डाल रहे थे, तो उन्हें पता चल गया कि शिवा के साथ दुर्घटना हुई। ये कहानी दिव्यापुर के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई थी। ये सारी बातें शिवा ने राम सिया त्रिपाठी जी को फिर से बताई और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि ये मेरी बेटी शिवा ही है। सुमित्रा की ये बातें सुनने के बाद कई लोगों ने उससे इस बात को कंफर्म करने के लिए आए, यहाँ तक कि रिसर्च भी हुआ इस बात पे। शिवा और सुमित्रा जो दो अलग अलग जगह से थी, एक ही डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे की पहचान बन गई थी। शिवा की मृत्यु 19 मई 1985 को हुई थी और सुमित्रा के साथ भी पहला हादसा 19 मई 1985 को हुआ था। शिवा के मरने के ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई को सुमित्रा की मृत्यु हुई थी। सुमित्रा की मृत्यु के लगभग 45 मिनट बाद सुमित्रा शिवा बन के उठ गई थी। शिवा की कहानी और सुमित्रा की कहानी को प्रूव करने के लिए इन पर रिसर्च हुआ। सुमित्रा की कहानी पे यकीन करने के लिए इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ ने और
वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी ने इस कहानी पर रिसर्च किया और सुमित्रा ने अपने 53 प्रूफ्स देके ये प्रूफ किया कि वो सुमित्रा नहीं शिवा है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सुमित्रा जो शिवा थी, शिवा ने अपने बच्चों को और सुमित्रा के बच्चों को दोनों को अपना लिया और सुमित्रा के परिवार में शिवा बन के रहने लगी। और थोड़े समय बाद 1998 में सुमित्रा जो शिवा थी उसकी डेथ हो गई। ये परिवार अभी भी शरीफपुरा गांव में है और ये कहानी भी उतनी ही सच्ची है। और इस कहानी का जो रिसर्च पेपर है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके चेक भी कर सकते। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।